In this video, we will discuss part 3 of the 6 videos on Goodwin's model of business cycle. In part 3, the model itself is explained. Part 1 is related with the introduction of this model. Part 2 is related with the assumptions and features of Goodwin's model. Part 3 is for the model itself. Part 4 explains the business cycles. Part 5 relates growth and cycles, and finally part 6 criticizes this model. Now here we will discuss the model given by Goodwin in part 3. The model is, this is the main model given by Goodwin. K star equals to nu y plus beta t, where K star is the desired capital stock, जितना capital stock हमने करना है. न्यू है एक्सेलरेटर कोफिशिएंट, दैट इज़ द कैपिटल आउटपुट रेशो. वाई है आउटपुट. अब कितना आउटपुट करने के लिए हमें कितने टाइम्स कैपिटल चाहिए, वो न्यू है. एंड ये एडिशन है गुडविन की. पहले जो एक्सेलरेटर थ्योरी थी या मॉडल थे वो इतने यहाँ तक ही थे कि डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक हमें अगर पूरा करना है, जब कितना है डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक, आउटपुट जितना करना है उसका न्यू टाइम्स. अब इन्होंने गुडविन ने साथ में ये ऐड किया है, दिस इज़ द चेंज इन टेक्नोलॉजी बीटा टी. अब इसका मीनिंग क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें इस इक्वेशन का क्या मीनिंग है. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांस, दैट इज बीटा टी, दिस पोर्शन, इसकी बात कर रहे हैं हम. इट इम्प्लाइज दैट मोर कैपिटल इज डिजायर्ड विद अ गिवन आउटपुट. गिवन कि जितना आउटपुट हमें करना है उसके हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा चाहिए. इनोवेशन और टेक्नोलॉजी मीन्स मोर कैपिटल इज डिज़ायर्ड, ज़्यादा कैपिटल हमें चाहिए, क्योंकि इस आउटपुट को करने के लिए न्यू टाइम्स जो हमें कैपिटल चाहिए उसके अलावा प्लस है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस पे जितना खर्चा आएगा वो कैपिटल भी हमें लगानी पड़ेगी. एंड जो एक्सेलरेटर है ये क्या शो करता है, मोर कैपिटल इज डिजायर्ड विद इंक्रीज्ड आउटपुट. अगर हम इन आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, मान लो डेल्टा वाई, तो न्यू टाइम्स हमें कैपिटल स्टॉक चाहिए होगी. मान लो हमें 80 से आउटपुट बढ़ाकर 100 करना है, तो 80 से जब हम 100 आउटपुट करेंगे तो हमें 20 आउटपुट इंक्रीज़ किया, 20 एक्स्ट्रा आउटपुट पैदा करने के लिए हमें के स्टार चाहिए होगा. तो आउटपुट इंक्रीज़ किया तो हमें ये कैपिटल स्टॉक चाहिए. तो गिवन लेवल ऑफ आउटपुट जो है 80 ही अगर पैदा करना है तो वो भी हमें पहले इस बेस पे डिसाइड नहीं किया था, साथ में ये भी चाहिए टेक्नोलॉजी वाला खर्चा. दस इक्वेशन 1 डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर. क्योंकि सिर्फ आउटपुट हम जितना बढ़ाएंगे, मान लो 20 आउटपुट बढ़ाएंगे, उसकी 10% मान लो है, तो 20 का 10% 2 आ गया. तो 2 ही कैपिटल हमें नहीं चाहिए, प्लस हमें इसके ऊपर भी कैपिटल जो चाहिए वो चाहिए, ऐड करके उतनी कैपिटल चाहिए. तो ये फिक्स्ड रेशो नहीं आएगी. Goodwin argues that even if beta t in equation 1 is ignored, अगर हम इसको इग्नोर भी कर दें, जो पुराने मॉडल थे वो ये बन जाएंगे. It does describe the conventional accelerator principle which assumes a perfect adjustment of capital to output at all times.
तो अगर हम इसको इग्नोर कर दें मान लो, तो ये जो बन गया, ये हमारा पुराना कन्वेंशनल एक्सेलरेटर प्रिंसिपल बन गया, जो कि परफेक्ट एडजस्टमेंट शो करता है, प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट शो करता है बिटवीन कैपिटल स्टॉक एंड डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक एंड लेवल ऑफ आउटपुट। ऑन द कंट्रेरी, तो अब गुडविन ने क्या किया है, गुडविन ने इसमें टेक्नोलॉजिकल को, चेंज इन टेक्नोलॉजी को ऐड किया है। Goodwin's model, in Goodwin's model, it is assumed that with a given stock of capital, we, अब कैपिटल स्टॉक अगर हमारे पास है, वी कैन प्रोड्यूस मोर, हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय ओवर टाइम एट्सेट्रा, अगर हम लेबर का ओवर टाइम वगैरह लगवाएं तो हम ज़्यादा पैदा कर सकते हैं आउटपुट। देन इट वॉज डिज़ाइंड टू प्रोड्यूस, जितना हमने पहले प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल स्टॉक लगाया था, जो हमें था कि इतना कैपिटल स्टॉक है तो इतना आउटपुट हो जाएगा, तो उसी कैपिटल स्टॉक से हम ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। एंड ऑब्वियसली लेस, वो कम भी ले सकते हैं, वो हमें डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं गिवन कैपिटल स्टॉक को। Furthermore, in designed capacity, there is usually some standby or peak load capacity which can be used. तो ये सिंपल बात है, जनरल ट्रूइज्म है ये, कि ये हमेशा होता ही है कि जितनी हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है उसमें कुछ ना कुछ एक्सेस कैपेसिटी हो जरूर होती है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं थ्रू दिस टाइप ऑफ अप्रोचेस। दिस द पॉइंट इज दैट दिस हाई लेवल ऑपरेशन इन्वॉल्व्स हायर वेरिएबल कॉस्ट। तो ये अब हम काम करेंगे अगर ओवर टाइम वाला, तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी हमारी। स्ट्रेन ऑन स्टाफ एंड इक्विपमेंट ओवर यूज़ होंगे, स्टाफ भी ओवर यूटिलाइज किया जाएगा, डिलेज भी हो सकते हैं कामों में। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जब हम प्लांट को ओवर यूज़ करने की कोशिश करेंगे, या मान लो हम पूरी कैपेसिटी यूज़ करने की कोशिश करेंगे इन चीज़ों की वजह से, थ्रू ओवर टाइम एट्सेट्रा, ऑल ऑफ विच क्रिएट अ प्रेशर टू एक्सपेंड कैपिटल एंड कैपेसिटी। तो अगर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं आउटपुट को ज़्यादा पैदा करने के लिए, तो हमें फील होगा कि हमें अपनी कैपिटल साइज़ को बढ़ाना चाहिए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। Therefore, the short run is characterized by failure to exemplify the acceleration principle. तो इसलिए क्या होता है, शॉर्ट रन में जो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल है वो काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हमें लॉन्ग रन में ये अपनी कैपिटल कैपेसिटी को इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ती है। The pressure to expand capital stock through investment is proportional to the difference between desired capital stock and actual capital stock, subjected to two non-linear constraints. अब जितना कैपिटल स्टॉक हमने करना है, जितना कैपिटल स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी है, जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी, मान लो हमने 1200 कैपिटल स्टॉक करना है, 1000 कैपिटल स्टॉक हमारे पास है, तो हमें नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 200 का। इसी को हम कहेंगे एक्सपेंशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक, क्योंकि जब हम प्रेजेंट हमारा कैपिटल स्टॉक है 1000, जब हम 200 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा कैपिटल स्टॉक बढ़ जाएगा, हमारा कैपिटल स्टॉक एक्सपेंड हो जाएगा, वो बन जाएगा 1200। तो जब हम ये काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, 1000 से 1200 करने की कोशिश करेंगे, तो हमें दो कंस्ट्रेंट फेस करने पड़ेंगे। कंस्ट्रेंट होते हैं लिमिटेशंस। क्या फेस करने पड़ेगा? पहला है द अपर लिमिट इज सेट बाय मैक्सिमम आउटपुट ऑफ न्यू कैपिटल गुड्स। अब जब हम 200 कैपिटल और बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कैपिटल गुड्स चाहिए, तो अब वो हमें कैपिटल गुड्स मिल रही हैं या नहीं? तो मैक्सिमम आउटपुट ऑफ न्यू कैपिटल गुड obtainable by the given capital stock and labor and therefore corresponds to full employment ceiling visualized by Hicks। तो जैसे हिक्स ने भी कहा है और लोगों ने भी कहा है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में अगर मान लो कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज हो गई है और गिवन कैपिटल स्टॉक और लेबर के साथ वो जितना आउटपुट कर रहे हैं कैपिटल गुड्स का, क्या वो 200 है? अगर वो 200 है फिर तो हमें ये मिल जाएगा, 1000 से 1200 हम कर पाएंगे।
अगर वो 200 नहीं है, 200 से कम है उनकी मैक्सिमम लिमिट के हिसाब से, अपर लिमिट के हिसाब से, मान लो वो 180 आउटपुट ही कर पा रहे हैं कैपिटल गुड्स का, या 100 आउटपुट ही कर पा रहे हैं कैपिटल गुड्स का, तो इट मीन्स हम इसको 200 को पूरा नहीं कर पाएंगे। तभी हम इसको कहते हैं कि ये कंस्ट्रेंट बन गया, एक लिमिट बन गई। दूसरी लिमिट क्या है? दूसरी है लोअर लिमिट इज सेट बाय द रेट एट विच कैपिटल कैन बी स्क्रैप्ड एट ज़ीरो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। Zero gross investment implies that depreciation allowances are not spent on replacement of capital. अब दूसरी लिमिट ये है कि ये 1000 जो है, अगले साल क्या ये 1000 ही है? कहीं ये तो नहीं हुआ कि अगले साल जब हमने इसको कैपिटल स्टॉक को 1000 से बढ़ाकर 1200 करना था, तो ये भी तो हो सकता है कि इसका डेप्रिसिएशन हो जाए 100 और इसकी वैल्यू 900 ही रह जाए। तो अगर इसकी वैल्यू 900 रह गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर 1200 कैपिटल स्टॉक करना चाहते हैं, वो हम 200 के साथ नहीं कर पाएंगे, हमें 300 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके 1200 होगा। तो अब इसमें दो प्रॉब्लम्स आ गई। एक प्रॉब्लम तो ये आ गई, जैसे फर्स्ट पॉइंट में था, कि क्या हमें 200 मिल पाएगा या नहीं। दूसरा, हमें तो 300 चाहिए बल्कि, और अगर हम 300 नहीं कर पा रहे, 200 भी नहीं कर पा रहे, इट मीन्स जो हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी 100 जो हमें करना चाहिए था, उसके ऊपर तो हम खर्चा ही नहीं कर पा रहे। मान लो हमने अगले साल 180 इंक्रीज़ किया इन्वेस्टमेंट, तो हमारा ये 180 जो है 100 तो इसी के ऊपर लग जाएगा, 80 ही इंक्रीज़ हो पाएगा कैपिटल स्टॉक। तो ये हमने लिखा है सेकंड कंस्ट्रेंट, द लोअर लिमिट इज सेट बाय द रेट एट विच कैपिटल कैन बी स्क्रैप्ड एट ज़ीरो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लोअर लिमिट है, डिपेंड करती है इस चीज़ पे कि कैपिटल स्टॉक हमारा कितना घिस पिट रहा है। ज़ीरो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने 100 रुपया इसके ऊपर नहीं लगाया। तो कैपिटल स्टॉक को बढ़ाना इतना इजी नहीं होगा इन दो कंस्ट्रेंट्स की वजह से। नाउ व्हाट इज द सप्लाई साइड ऑफ द मॉडल? अगर हम इस मॉडल की सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड को एक्सप्लेन करें, फर्स्ट है सप्लाई साइड ऑफ द मॉडल। गुडविन के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमने करना है के स्टार, जितना हमें कैपिटल स्टॉक डिज़ायर है, यह है के स्टार माइनस के गैप का। जैसे हमने लगाया कि ये 1200 है, ये मान लो 1000 है, तो हमने 200 इन्वेस्टमेंट करना है, और इसका प्रपोर्शन जितना हम कर पाएंगे, ये बन गया 200, 1200 माइनस 200, दैट 1200 माइनस 1000, ये बन गया 200। तो 200 का कितने परसेंट हम कर पाएंगे? दिस इज सपोज लैम्डा, एक रेशो है ये बन गई हमारी 2 नंबर इक्वेशन। 1 नंबर इक्वेशन थी ये मॉडल, 2 नंबर इक्वेशन ये हो गई। अब ये जो लैम्डा है, दिस वन, ये 200 अमाउंट बन गया ये सारा। 200 का कितना परसेंट? प्रोपोर्शन ऑफ द गैप, प्रोपोर्शन ऑफ दिस गैप, जो डिसाइड कर पाएगा कि हम कितना इन्वेस्टमेंट कर चुके। अब जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना भी हम इंक्रीज कर पाएंगे कैपिटल स्टॉक को, जैसे ये हमने एग्जांपल ली कि मान लो ये 1000 रुपये है, ये मान लो 1200 है, तो हम 200 हमें चाहिए, ये 200 बन गया। 200 का कितना परसेंट? जितने परसेंट भी हम कर पाएंगे, मान लो हम 100 इंक्रीज कर पाएंगे, तो जब हम 100 इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो इन्वेस्टमेंट करने से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इट मीन्स हम ज़्यादा आउटपुट पैदा कर पाएंगे। ज़्यादा आउटपुट पैदा करने का मतलब हम आउटपुट की सप्लाई कर पाएंगे। दिस इज द सप्लाई साइड ऑफ द गुडविन्स मॉडल। नाउ व्हाट इज द डिमांड साइड? इस गुडविन मॉडल की डिमांड साइड क्या है? गुडविन के अकॉर्डिंग जो डिमांड साइड है, इट इज़ गिवन बाय केन्जियन मल्टीप्लायर। अब केन्जियन मल्टीप्लायर क्या है? केन्जियन मल्टीप्लायर के से डोनेट करते हैं हम, दैट इज चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन आई। इन्वेस्टमेंट चेंज करने से, कितना इन्वेस्टमेंट चेंज करने से आउटपुट कितना चेंज होता है। मान लो हमने 75 इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया, आउटपुट मान लो 300 इंक्रीज़ हो गया। तो कितना इन्वेस्टमेंट करने से इनकम कितनी इंक्रीज़ होती है? दिस इज़ द केन्जियन मल्टीप्लायर, और ये इसका एमपीसी के साथ रिलेशन है, 1/1 मीन्स एमपीसी, और एमपीसी एंड एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये के का इसके साथ क्या रिलेशन है, एमपीसी क्या होती है, एमपीएस क्या होती है, पूरा डिटेल में अगर हमने स्टडी करना हो तो कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर वीडियोस देख सकते हो आप, एंड मल्टीप्लायर के ऊपर वीडियोस देख सकते हो। तो वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि मल्टीप्लायर, ये रिलेशन है मल्टीप्लायर एंड एमपीसी का। एमपीसी बढ़ने से मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाती है, एमपीएस बढ़ने से मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, केन्जियन मल्टीप्लायर के हिसाब से, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, k इंटू डेल्टा इक्वल्स टू वाई बन जाएगा। इट मीन्स वाई आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस इज थर्ड इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कितना इन्वेस्टमेंट करने से कितना आउटपुट इंक्रीज होगा। तो गुडविन के अकॉर्डिंग जब डाउन स्विंग होता है, इकॉनमी जब ट्रेड साइकिल में नीचे को आती है, दिस पार्ट, जब ये रिकवरी है, ये डाउन है, ये वाला जो पोर्शन है डाउन स्विंग वाला, एमपीएस बहुत कम होती है उस टाइम, क्योंकि जब इनकम कम होती है, लोग इनकम कम होने के टाइम कंजम्पशन ज़्यादा कम नहीं कर पाते, तो कंजम्पशन उनकी बड़ी रहती है, इसलिए वो पुरानी सेविंग में से पैसा मान लो यूज़ करते हैं या सेविंग कम कर पाते हैं। तो एमपीएस स्मॉल होगा तो 1/, एमपीएस मीन्स के ज़्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लायर हाई हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करना मुश्किल है इनकम कम होने के टाइम, इसलिए चीज़ों की डिमांड बनी रहती है। तो दिस इज़ द डिमांड साइड ऑफ द मॉडल। अब फाइनल मॉडल क्या है? अगर हम फाइनल मॉडल की बात करें गुडविन का, ये सप्लाई साइड और डिमांड साइड को हमने देखा। फाइनल मॉडल अगर हम देखें, इन्वेस्टमेंट, ये मान लो थर्ड इक्वेशन है, अगर हम वन इक्वेशन को टू में पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये वाली है, इसको हम यहाँ पर पुट करने लगे हैं टू में। इन्वेस्टमेंट सेम है, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू लैम्डा, यही वाला। देन जो के स्टार है, के स्टार है हमारा ये पोर्शन, फर्स्ट इक्वेशन थी, न्यू वाई प्लस बीटा टी। अब ये हो गया हमारा के स्टार, माइनस के है,
तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में पुट कर दिया, ये बन गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, i इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, अब जो y है आउटपुट, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट fi। मतलब ये कहो हमने थर्ड इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर दिया, क्योंकि जो y है f इंटू आई प्लस बीटा टी माइनस के। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, ये स्क्वायर ब्रैकेट खोल लें, दिस इज लैम्डा न्यू एफ आई, लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इसके साथ लैम्डा बीटा टी माइनस इसके साथ माइनस लैम्डा के। तो सभी के साथ अंदर लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया। ये तीन फंक्शन थे, 1 2 3, तीनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इसमें से अगर हम के वाली साइड को लेफ्ट साइड ले जाएं तो जो पॉजिटिव हो जाएगा, लैम्डा के इक्वल्स टू, यहाँ पर सारा कुछ ऐसे ही है, लैम्डा न्यू एफ आई प्लस दिस वन लैम्डा बीटा टी, और ये इस साइड आकर हो जाएगा माइनस आई। ये हमारे तीन फंक्शन हैं, इसको हमने रिप्लेस कर दिया, लैम्डा के को लेफ्ट ले गए, आई को इधर ले आए क्योंकि हमें कैपिटल स्टॉक चाहिए। तो अगर हम दोनों साइड दिस वन एंड दिस वन लैम्डा से डिवाइड कर दें तो हमें को कैपिटल स्टॉक आ जाएगा। कैपिटल स्टॉक किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लैम्डा से। अगर हमने इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, ये लैम्डा कैंसिल हो गया, दिस इज न्यू एफ आई प्लस ये भी कैंसिल हो गया, बीटा टी माइनस आई के नीचे डिवाइड हो गया लैम्डा। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, और यू कैन से फाइनल मॉडल गिवन बाय गुडविन। तो इसमें अगर हम देखें, जो कैपिटल स्टॉक है इट डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, और टेक्नोलॉजिकल चेंज कितनी है, और पहले हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट है। जो हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस कर देंगे, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस है इस पे जितना खर्चा करना पड़ेगा वो इन्वेस्टमेंट है, और जितना इन्वेस्टमेंट हमें आउटपुट के हिसाब से करना पड़ेगा वो इन्वेस्टमेंट है। दिस इज द टेक्निकल पोर्शन of the Goodwin model. For complete detail of Goodwin's model of business cycle, must watch all the 6 parts of the videos. Thank you. Thanks for watching this video.